एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और कुछ भी हो जाए बट अपना हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए। अगर हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है, अगर हेल्थ सही नहीं है तो पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, अच्छे से पढ़िए। 10 या 12 आवर्स तो अपनी पढ़ाई में दे दीजिए, ताकि इतना तो रिक्वायर्ड होता ही है टाइम कि आप अपना पढ़ाई के लिए दे सकें। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि किसी ने पूछा है, मतलब हमारे जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उन्होंने ही पूछा है एक क्वेश्चन कि बहुत सारे लोगों का कहना है, जो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे कहते हैं कि सिर्फ पैसेज के जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसी से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो उनका कहना है क्या ये ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, ये तो एक रिस्क वाली बात है। सिर्फ कैसे निकालोगे आप, सिर्फ जो क्वेश्चन दे रखा है उसी से आंसर कैसे निकालोगे। तो एलिमिनेशन टेक्निक ज़रूर लगानी चाहिए, बट पूरा आंसर ही क्वेश्चन से निकालना ही गलत बात है और ये रिस्क की बात है। आप देखिए, आप इतने समझदार है कि आपको रिस्क लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बाकी तो आपके ऊपर ही डिपेंड है। मैं तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँगी, मैंने फॉरेस्ट के और आईएएस के मिलके 5 अटेम्प्ट दे रखे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो टेक्निक है वो सही है, या ये अप्रोच कहो, ये बिल्कुल सही नहीं है कि सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर निकाल लो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है, इतना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आजकल देख रहे हो आप पेपर कितने टफ आ रहे हैं, तो उससे तो ये नहीं लगेगा। मैंने 2020 में अप्लाई किया थी टेक्निक। एक यूट्यूबर है, उन्होंने कहा था कि मैंने 6 बार प्रीलिम्स क्लियर किया और 6 बार मैंने मेंस लिखा है, ऐसे बोला था। और मैंने यही तरीका अपनाया था, तो मेरा तो क्लियर हुआ है हर बार। तो मैंने सोचा कि इनका हुआ है तो मैं भी यही यूज़ करती हूँ। 2020 में मैंने अप्लाई की वो टेक्निक, मैंने की है, प्रॉपर की है। लेकिन क्या हुआ, रिज़ल्ट मेरा क्लियर, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई मेरी 2020 की। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी आपकी। थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ा हार्ड वर्क करिए, पढ़ के लॉजिक से अपना आंसर निकालिए। मीनिंग समझिए, कीवर्ड जैसे एजम्पशन होता है, इन्फ्रेंस होता है, कर्क्स होता है, इसके मीनिंग समझिए, ये क्या पूछना चाहते हैं ये देखिए। ऐसे शॉर्टकट मत निकालिए। देखो, हर किसी के लिए लागू नहीं होते हैं शॉर्टकट, भले किसी किसी एक पर्सन के लिए लागू हो सकता है, वो उनका अपना है, मतलब उनको पता है कि कैसे निकालना है। लेकिन सबके लिए शॉर्टकट कभी लागू नहीं होता है, और जब शॉर्टकट तरीके से चलते हैं ना, बहुत ज़ोरों से आपटते हैं नीचे, मतलब गिरते हैं। ये मैंने अपने अपने अनुभव से देखा है। मेरा क्लियर नहीं हुआ ना, तो बहुत दुख हुआ था, मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने किसी और को ब्लेम नहीं किया, वो मेरी खुद की चॉइस थी, मैंने खुद ने वो तरीका अपनाया था। तो किसी और को ब्लेम करने से क्या मतलब है। तो बिल्कुल आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस होनी चाहिए। आपके मतलब जीवन का साल है ये, आपको बर्बाद करना है या नहीं करना है आप डिसाइड कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। इसी से मुझे थोड़ा कुछ याद आ रहा है, मैं बताती हूँ कि कैसे मैंने अपने अपनी ज़िंदगी के इतने साल, मतलब मुझे लगभग 8 साल हो गए इस यूपीएससी जर्नी में। तो इतने साल तक मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, इसीलिए मैं इतने साल से इसी जर्नी में हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आप भी वो सेम गलतियाँ करें और इसी जर्नी में फंस के रह जाएं। देखो, यूपीएससी का प्रिपरेशन तो हर किसी को करना चाहिए, इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है कि इवन आप यूपीएससी क्लियर करें या ना करें, बट आपकी लाइफ कैसे आपको जीनी है ये बिल्कुल सिखाती है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, वो यूपीएससी जर्नी में हम सीखते हैं। तो यूपीएससी करने का डिसीजन बिल्कुल मेरा तो गलत नहीं है और ना ही था, बट हाँ, इतना लंबा टाइम नहीं लेना चाहिए था, ऐसे मुझे लगता है पर्सनली। क्योंकि मुझे रियलाइज़ होता है शुरू से कि गलतियाँ ये नहीं करनी चाहिए थी, कि मतलब जैसे प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। लोग दिन से प्लानिंग करते हैं, लोगों की बात छोड़िए, हम अपना ही देखते हैं। लेकिन हाँ, मैंने खुद ये रियलाइज़ किया है कि दिन से प्लानिंग होनी चाहिए हमारी, दिन में क्या प्लानिंग करनी चाहिए। फिर
एक वीक में क्या प्लानिंग होनी चाहिए वीक की, फिर 15 दिन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, मंथ की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, 6 मंथ की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, और पूरे साल की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। डे डे के मतलब दिन में इतना टारगेट हमें कंप्लीट करना है। ऐसा टारगेट नहीं कि जो पूरा ही ना हो, ऐसा टारगेट नहीं रखना है। बिल्कुल फ्लेक्सिबल टारगेट रखना है। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेंगे ना, बेबी स्टेप लेनी है कि पहले अगर आज हम 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो कल हम 4 चैप्टर कंप्लीट करें। इस तरह से हमें टारगेट रखना है। हमारे धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ानी है। धीरे धीरे करके हमें अपना सिलेबस ख़त्म करना है। सिलेबस इतना है यूपीएससी का, बहुत सारा। अगर आप रैंडमली पढ़ोगे ना तो ज़िंदगी भर आपका सिलेबस ही ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए पूरे प्लानिंग के साथ पढ़िए। प्लानिंग के साथ पढ़ोगे ना तो आपको भी खुद को भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी एग्ज़ाम भी क्लियर होगी। अगर देखो कभी हम ऐसे रैंडमली पढ़ते हैं ना तो हमारे मन में कभी कुछ ये आता है कि यार मैंने तो साइंस एंड टेक पढ़ा नहीं बिल्कुल भी, मैंने तो एनवायरनमेंट ही पढ़ा नहीं, मेरा तो एनवायरनमेंट का वो टॉपिक ही नहीं। और जब हम क्विज सॉल्व करते हैं तो गलत होने लगते हैं क्वेश्चन, तो हम डिमोरलाइज होने लगते हैं कि मेरा क्लियर होगा भी या नहीं। मतलब खुद पे ही हमें डाउट आने लग जाता है। तो इसलिए प्रॉपर प्लानिंग करें। अगर आपने एक सब्जेक्ट लिया है, सपोज पॉलिटी लिया है, तो उसको प्रॉपर कंप्लीट करें। उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखें कि आ रहे सही हो रहे हैं क्वेश्चन, या कन्फ्यूजन हो रही है, या फिर सिली मिस्टेक हो रही है, ये देखिए। और फिर इसके ऊपर हमें काम करना है, मतलब इसको इम्प्रूव करना है। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो दोबारा वो टॉपिक पढ़ना है, दोबारा से रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मतलब लोग ऐसे करते हैं कि दिसंबर में पॉलिटी पढ़ लिया, अभी तक पॉलिटी पढ़ने का पता नहीं है, मतलब फेब भी ख़त्म हो रहा है तो भी पॉलिटी नहीं पढ़ा है। ऐसे नहीं करना है। दिसंबर में आपने फर्स्ट वीक में पढ़ा है पॉलिटी, तो उसके नेक्स्ट वीक में उसको रिवीजन करें, फिर लास्ट में वीक में रिवीजन करें, फिर नेक्स्ट मंथ में भी रिवीजन करें। मतलब रिवीजन करना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे तभी तो वो चीज़ें आपको याद रहेगी। अगर आप नहीं करोगे तो कैसे याद रहेगी आपको, और आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं क्लियर कर जाऊंगा यूपीएससी। ये बड़ी सबसे बड़ी गलती है कि हाँ मैंने एक बार पढ़ लिया तो इसका मतलब है कि मैं ये क्लियर कर दूंगा। ये बहुत बड़ी गलती है ये। और ऐसे ये बहाने भी देते हो कि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, मेरा तो कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा है, मेरे तो दिमाग में ये आ रहा है, मेरे तो दिमाग में वो आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? आपने आपके दिमाग में बिठा रखा है कि मुझे तो बोर होता है, मुझे तो टाइम पास करना चाहिए, मुझे ये ज़रूरी है, मुझे वो करना ज़रूरी है। नहीं, आपके दिमाग को बोलो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है और यही मेरा एंटरटेनमेंट है। अरे एंटरटेनमेंट करो ना, क्विज पूछो एक दूसरे को, दोस्त होते हैं उनको पूछो, क्वेश्चन पूछो। इससे बहुत सारे लोगों को तो इससे ही एंटरटेनमेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछने से ही। तो आप ऐसे भी दोस्त रखो। ऐसे दोस्त मत रखो कि यार इतना पढ़ रहा है तू, चल अब थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, ये करके आते हैं, वो करके आते हैं। ऐसे दोस्त रखने ही क्यों हैं जो आपको आपका टाइम वेस्ट करवाते हैं। देखो ज़िंदगी में मैंने तो यही सीखा है कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इससे कोई मूल्यवान चीज़ है ना ज़िंदगी में तो टाइम ही है। अगर टाइम से बड़ी मूल्यवान चीज़ मुझे नहीं लगता कि कुछ है। तो अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो ना सबसे कीमती चीज़ दे रहे हो आप, सबसे कीमती मतलब आपकी ज़िंदगी दे रहे हो, इस तरह से कहूँ तो मैं चलेगा। तो आप डिसाइड करें कि आपकी ज़िंदगी देनी है या नहीं देनी है। मतलब ऐसे दोस्त रखिए जो आपको पुश करते होंगे कि बाबा पढ़, तू पढ़ना चाहिए तुझे, अगर नहीं पढ़ेगा तो कैसे क्लियर करेगा तू। मैं ये यूपीएससी की बात नहीं कर रही हूँ, जनरल लाइफ में भी अपना टाइम मत वेस्ट करिए। बेकार लोगों के लिए तो बिल्कुल मत करिए। और दोस्त ऐसे बिल्कुल मत रखिए जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हैं। आपको लगेगा कि यार ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे तो यहाँ ले जाता है, वहाँ ले जाता है, लेकिन ये आपको मतलब समझ में नहीं आएगा तब जब आपके हाथ से ऐसे टाइम फिसल जाएगा ना रेत की तरह। तब आपको रियलाइज़ होगा कि इसने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, और फिर आप उसको ब्लेम करने लग जाते हो। उसकी गलती नहीं है, आपके पास चॉइस थी, फिर भी आपने उसके साथ घूमा फिरा, अपना टाइम बर्बाद किया, और फिर लगता है आपको कि मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया तेरे लिए। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा मत करिए। प्रॉपर प्लानिंग करके पढ़िए। मेरा कहने का मतलब यही है। मैं ये इसीलिए बता रही हूँ कि अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मंथ है। ऑलमोस्ट है, मैं बोल नहीं रही हूँ कि 3 मंथ है, ऑलमोस्ट है। ये बहुत क्रूशियल टाइम है। अगर अच्छे से प्लानिंग के साथ पढ़ोगे ना, कि मतलब वेटेज वाइज पढ़ो। देखो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी जो है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 60% मार्क आपके इसी से आते हैं।
आपके चांसेस यूपीएससी क्लियर करने से इसी टॉपिक से हैं। अगर इस टॉपिक को ही, कुछ लोग तो मैंने इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ा, अरे इकोनॉमिक्स से तो भाई 10-15 क्वेश्चन आते हैं, मतलब लगभग 30 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हारे उसी से आते हैं और तुम उसी को स्किप करके जा रहे हो। बिल्कुल गलत चीज़ है ये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, ये दोनों मिक्स करके इससे लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स जोड़ के। और इकोनॉमी जो है अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर साल, अगर आप देखोगे ना, हर साल 10 से ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, प्रॉपर डिवाइड करें टॉपिक वाइज, कंसेप्ट जो होती है उसको अच्छे से क्लियर करें ताकि आपके क्वेश्चंस ना गलत हो। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। मैं ये नहीं बोल रही कि आप हिस्ट्री को बिल्कुल स्किप करें, हिस्ट्री को बिल्कुल किसी सब्जेक्ट को स्किप ही नहीं करना है। क्यों करना है? स्किप नहीं करना है किसी सब्जेक्ट को। एंशियंट पढ़ो, मिडाइवल पढ़ो, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है, मॉडर्न पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो अच्छे से सारे सब्जेक्ट को पढ़े, बट मैं बोल रही हूँ कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाले जो टॉपिक है पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, ये मिक्स, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी मिक्स है, तो इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो इनको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। जो करंट अफेयर्स है उसको भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ सीसैट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से टाइम देना है। एटलीस्ट 3 या 4 घंटे तो आपको इस सीसैट को देने ही देने चाहिए, जिसका मैथ बैकग्राउंड है उसको भी और जिसका नहीं है उसको भी। अगर ऐसा नहीं करोगे ना आप अभी से, तो आपका क्लियर करना मुश्किल है। ये देखो, मैं डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये हार्श ट्रूथ है, ये ट्रूथ है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल दिए ना, इससे मैंने यही सीखा है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ना है। इस सीखने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत, मैंने सालों गुजार दिए, बट मैंने ये अप्लाई किया नहीं। मैं पोस्टपोन करती रह गई कि मैं नहीं, कल से करूँगी, नहीं परसों से करूँगी। ये परसों कभी आया ही नहीं ज़िंदगी में, इतने साल चले गए, फिर समझ में आया कि गलती कहाँ हो रही है। रोने से या देखो पश्चाताप करने से हमारे साल तो वापस नहीं आएंगे ना, जो गुजर चुके हैं वो कभी आएंगे भी नहीं। ये मैं अपनी नहीं कह रही हूँ, किसी के भी हो, अगर एक बार चला जाता है ना टाइम, वो दोबारा नहीं आता है। तो जो गुजर गया सो गुजर गया, बट जो आ रहा है उसको हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें और कैसे इंटरव्यू तक पहुँचे, इसकी तैयारी करनी है हमें। बिल्कुल बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है या डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। इवन मेरे पास आसपास में कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, बिल्कुल अकेली रहती हूँ, फिर भी मैं कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब पे अगर कोई शॉर्ट हम देखने बैठ जाते हैं तो कब इतना टाइम से इतने देखे पता ही नहीं चलता है। लगता है शॉर्ट है, 5 मिनट में तो ख़त्म होगा, 1 मिनट में तो ख़त्म होगा ऐसे लगता है, लेकिन वो कब 10-15 मिनट ले लेता है हमारे पता ही नहीं चलता है। तो बिल्कुल नहीं करना है। लिमिटेड सोर्स फॉलो करो, रखना है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो रखो, बाकी के इधर उधर के, हाँ हमने तो शॉर्ट में नोट्स निकाले, आपका जल्दी रिवीजन होगा, ऐसे बिल्कुल फॉलो मत करिए। जो आपने पढ़ा है उसी को ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, ठीक है। तो चलो देखते हैं पैसेज, मैंने काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों का, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो यही चाहती हूँ, पूरे दिल से यही चाहती हूँ कि जो मैंने मतलब सफ़र किया है अपनी वजह से, अपनी गलतियों की वजह से मैंने सफ़र किया है, वो आप बिल्कुल ना करें। आप अपनी ज़िंदगी की, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप कर रहे होंगे, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हैं वो बेहतर जानते हैं दूसरों से। आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन भी कैसे लेने चाहिए वो भी जानते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए और यूपीएससी की डिमांड क्या है ये भी तो जानते हैं। क्योंकि देखो यूपीएससी खुद हमको 1 साल का पूरे प्लानिंग के साथ हमको एक ड्यूरेशन देती है पूरे 1 साल का। वैसे प्रीलिम्स के लिए इतना मंथ, मेंस के लिए इतने मंथ, इंटरव्यू के लिए इतने मंथ, मतलब ऐसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम पढ़ाई करें। इसीलिए तो यूपीएससी इस तरह से हमें अपना पूरा 1 साल का शेड्यूल देती है। तो हमें भी तो अपना 1 साल का पूरा प्लानिंग करना है, प्रॉपर पढ़ना है। क्यों लोग 1 साल में अच्छे से प्लानिंग, देखो 1 साल में हो सकता है यूपीएससी क्लियर हो सकता है, इवन आप टॉपर भी बन सकते हो, इवन फर्स्ट 10 टॉप में भी आप आ सकते हो, लेकिन आपकी उतनी तैयारी होनी चाहिए, उतना डेडिकेशन होना चाहिए, उतनी प्रॉपर प्लानिंग भी होनी चाहिए। और जो कहते हैं ना नहीं नहीं 1 साल में नहीं होगा, लेकिन आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपके पास आप प्रॉपर प्लानिंग है, आप कर सकते हो आपके टारगेट पूरे,
तो बिल्कुल हो सकते हो, आप टॉपर हो सकते हो, ये मैंने खुद रियलाइज़ किया, हो सकते हो। ठीक है, तो देखो मेरा बताने का मतलब यही है कि बहुत सारे लोग यहीं पे अभी जो टाइम चल रहा है ना, लगता है कि यार हमारा तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है, हमने तो सिलेबस ही ख़त्म नहीं किया है, हमने तो रिवाइज ही नहीं किया है, मेरा तो क्लियर होगा ही नहीं है। ऐसे मन में उनके थॉट्स आने लगते हैं, जैसे कि मेरे भी मन में आया करते थे। तो ऐसे आते हैं तो इससे क्या करते हैं, कभी हमें एग्ज़ाम देना ही स्किप कर देते हैं, या देते हैं तो ऐसे ही देते हैं, नेक्स्ट टाइम में अच्छा करेंगे, तो ऐसे करके जाते हैं एग्ज़ाम को और बेड़ा गर्क करके आते हैं एग्ज़ाम में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी जो टाइम है बहुत अच्छा टाइम है, आपके पास बहुत सारा टाइम है। पूरे प्लानिंग के साथ आप रिवाइज़ करें, और देखो अगला साल कभी नहीं आएगा, वो आप ऐसे ही करते रहोगे, अगले साल भी वही आपकी हैबिट होगी, और जो आपकी हैबिट होगी वही आपका सक्सेस, उसी के अकॉर्डिंग आपका सक्सेस भी होगा। अगर आपने पूरे प्लानिंग के साथ पढ़ा है, करा है, तो आपका सक्सेस आपको दिखाई देगा। अगर आपने ऐसे तैसे ही पढ़ा है, रैंडम लूट के कुछ भी किया है, तो आपका सक्सेस भी वैसे ही होगा। मतलब फेलियर ही आना है। फेलियर आना गलत बात नहीं है, बहुत कुछ सिखा के चला जाता है, लेकिन उस फेलियर से आप सीखोगे नहीं ना, तो सक्सेस भी नहीं बनोगे। दोनों चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, सक्सेस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और फेलियर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सीखोगे नहीं तो सक्सेस कैसे बनोगे, ये बात है। तो चलो बहुत आज मैंने अपना बहुत ज्ञान यहाँ पे दे दिया। होप कि आपको मतलब इससे सीख मिले, यही बताने का उद्देश्य था। गलती ना करें, पूरे 8 साल ज़िंदगी के बहुत होते हैं, ऐसे ही नहीं जाने देना है। काश मैंने अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग की। मैंने 20 में ही मुझे ये समझ में आया था, 2020 में, कि प्रॉपर प्लानिंग के अलावा कोई चारा नहीं है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। फिर भी मैंने गलतियाँ की, तो इसीलिए कह रही हूँ कि ऐसी गलती मत करें। अपने जीवन को टटोले कि क्या चाहते हो आपके ज़िंदगी में। देखो मैं बस इसी बात का मुझे रिग्रेट फील है कि मैं जो अपनी जॉब पे रहना चाहिए था मुझे, उससे वंचित हूँ मैं अभी। मतलब उस वहाँ पे नहीं हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा रिग्रेट होता है, बाकी सब सही है। तो चलो पैसेज देखते हैं, काफ़ी टाइम ले लिया ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगी, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, पहले ही हमने बहुत टाइम ले लिया है। देखते हैं पैसेज का। अजम्पशन और कर्स वाला क्वेश्चन है, 2 है, एक ही पैसेज करेंगे हम, और ये 2023 का है पैसेज, मतलब यूपीएससी की जो सीसैट का पेपर है 2023 का, उसमें से फर्स्ट पैसेज है ये। और मैंने काफ़ी वेबसाइट जो हमारी इंस्टीट्यूशन है उनकी आंसर की मिला के ही ये क्वेश्चंस उठाया है। पहले तो मैंने खुद से सॉल्व किया, फिर मैच करके देखा कि करेक्ट आ रहा है कि नहीं आंसर, तो उसी से मैंने ये पैसेज मतलब यहाँ पे लेने का सोचा। ठीक है, चलो कभी भी पैसेज सॉल्व करते पहले क्वेश्चंस देखना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर पैसेज पढ़ना है, पैसेज को सेंटेंस में डिवाइड करके अच्छे से समझना है, ताकि हम प्रॉपरली समझ के आंसर निकाल सकें। तो यहाँ पे अजम्पशन का मतलब यही होता है कि कुछ ना कुछ ऑथर ने अज्यूम करके ही ये पैसेज लिखा होगा, और वो अज्यूम क्या किया है वो हमें क्वेश्चन में ढूंढना होता है। ठीक है, और जो कर्क्स होता है मतलब मेन मैसेज क्या दे रहा है पैसेज, ये होता है। तो हमें देखना है पैसेज, पहले क्वेश्चंस देखेंगे। पहले क्वेश्चन फर्स्ट जो है इसी पैसेज पे अजम्पशन निकालना है। पहला है कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसी। जो कलेक्शन, प्रोसेसिंग, सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट है, तो उसको मतलब हम सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ नहीं बट हाँ, हम गवर्नमेंट एजेंसी के साथ ही कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। और सेकंड है रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दैट कैन बी बेस्ट हैंडल बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। मतलब जो रिसोर्स रिकवरी और रिसाइकलिंग जो होती है टेक्निकली, वो बस प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही अच्छे से हैंडल किया जा सकता है, ऐसे बोला जा रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं उनमें से हमें दे यहाँ पे ऑप्शन दे दिए हैं 1, 2, बोथ, नाइदर, ऐसे दे रखे हैं। तो देखते हैं और यहाँ पे है कर्व्स निकालना हमें, ये उसी पैसेज का सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कर्व्स निकालने के लिए बोला है। पहला ऑप्शन है जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ इनएक्सपेंसिव। मतलब जो हम म्यूनसिपल वेस्ट से जो एनर्जी जनरेट करते हैं वो इनएक्सपेंसिव है, मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, ऐसा बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है बायो
मिथेनेशन जो है इज़ द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उससे जो एनर्जी जनरेट करते हैं, जनरेट करने का जो तरीका है वो बायोमिथेनेशन है, ये सही तरीका है बोल रहे हैं ये। और सी बोल रहे हैं सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। जो सेग्रीगेशन करते हैं हम सॉलिड म्यूनसिपल वेस्ट को, यही फर्स्ट स्टेप है, यही सक्सेसफुल होने की फर्स्ट स्टेप है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट करने की। और थर्ड बोल रहा है द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट इफ़िशेंटली एंड इफेक्टिवली। जो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट होते हैं जो इंडिया का जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है उससे, यही एडिक्वेट नहीं है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इफ़िशेंटली और इफेक्टिवली, ये बोल रहा है। तो देखते हैं पैसेज में क्या कहा है, क्या कह रहा है पैसेज। तो हमारा पैसेज जो है इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट एट सोर्स इज़ रेयर। जो सेग्रीगेशन हम बहुत कम करते हैं, तो ये सोर्स भी हमारे पास रेयर है। रिसाइकलिंग इज़ मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर आपको पता होना चाहिए, तो वही बोल रहा है कि रिसाइकलिंग इज़ मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर के साथ ही होती है, ऐसा बोल रहा है ये। More than 3/4 of the municipal budget goes into collection and transportation, which leaves very little for processing, resource recovery and disposal. जो हमारा जो भी हम सॉलिड म्यूनसिपल बजट रखते हैं उसमें से 3/4 जो है सिर्फ कलेक्ट करने के लिए और उसको ट्रांसपोर्ट करने में ही जाता है, और बाकी बहुत कम बचता है प्रोसेसिंग के लिए और डिस्पोज करने के लिए। जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है, जो हमारे घर से कूड़ा कचरा निकलता है वही होता है, तो उसको कलेक्ट करना और उसको दूसरी जगह पे ले जाना, इसीलिए इसके लिए ही 3/4 बजट हमारा जाता है, और बाकी प्रोसेसिंग करने के लिए या उसको डिस्पोज करने के लिए बजट ही नहीं बचता है, ये बोल रहा है यहाँ पे। पैसेज बोल रहा है, मैं अपना GS का नॉलेज नहीं दे रही हूँ यहाँ पे। वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इनटू ऑल दिस, मतलब कहाँ पे बैठेगा ये फिट, देखना है हमें। वेस्ट टू एनर्जी ideally it fits in the chain after segregation between wet waste and the rest, collection, recycling and before getting to the landfill। ये बोल रहा है ये कहाँ पे फिट बैठेगा, जो सेग्रीगेशन मेथड है वहीं पे फिट बैठेगा। सेग्रीगेशन क्या करते हैं, सॉलिड वाला देखते हैं, लिक्विड वाला देखते हैं, और जो ऑर्गेनिक होता है जैसे कि फ्रूट्स के छिलके और ये सब होता है वो वाला, वो 3 टाइप में हम सेग्रीगेट करते हैं उसको, और फिर बाद में उसका रिसाइकलिंग होगा और फिर जाके वो लैंडफिल में डंप किया जाएगा, ऐसे बोल रहा है यहाँ पे। वहाँ पे ये वेस्ट टू एनर्जी वाला जो कंसेप्ट है वो वहाँ पे फिट बैठेगा। विच टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द वेस्ट। मतलब देखो वो टेक्नोलॉजी कहाँ पे फिट बैठेगी, मतलब वहाँ पे जहाँ पे मतलब अप्रोप्रिएट कहाँ पे रहेगी, जहाँ पे जो ये डिपेंड करेगा कि वेस्ट कैसा है। वेस्ट अगर देखो सॉलिड है या लिक्विड है या ऑर्गेनिक है, उसके ऊपर बेस्ड होता है टेक्नोलॉजी का भी, ये यहाँ पे कह रहे हैं। एंड दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल वर्सेस नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट। मतलब बायोडिग्रेडेबल मतलब आसानी से डिग्रेडेड होना, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक होते हैं ना वो ईजिली डिग्रेडेड नहीं होते हैं, तो इस पे भी डिपेंड करता है, ऐसे बोल रहे हैं। एंड इट्स कैलोरिक वैल्यूज इस मतलब वेस्ट की जो कैलोरिक वैल्यूज होती है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, ये बोल रहे हैं। द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज अ लिटल ओवर 50%, एंड बायोमिथेनेशन ऑफर्स अ मेजर सोल्यूशन फॉर प्रोसेसिंग दिस। जो ये बोल रहा है कि जो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है इंडिया में, जो म्यूनसिपल वेस्ट जो होता है उसमें वो कितना है, लिटल ओवर 50% ही है, ऐसे बोल रहा है। और उसका जो प्रोसेस होता है बायोमिथेनेशन, उसका सोल्यूशन है, ये बोल रहा है। मतलब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो 50% ही है, मतलब लिटल है, कम है, और उसका भी उसको क्या बोलते हैं, मिथेनेशन जो होता है वो उसी से उसकी प्रोसेस होती है और फिर बाद में उसको लैंडफिल में डंप किया जाता है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। मतलब मैं समझा रही हूँ अपने तरीके से, बट बिल्कुल पैसेज में यही कह रहे हैं। तो देखना है हमें हमारा अजम्पशन जो है
बस सिंपल पैसेज में यही बोला गया है कि जो वेस्ट होता है उसको सेग्रीगेट करना और उसके लिए अप्रोप्रिएट कौन सी टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग उसको